चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद 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 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद 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 हरियाणा के शेर नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, आपके बीच में अभी आपके रूबरू होकर के गए स्वर्गीय तेजीमान सिंह मान के बेटे मोनी मान जी, जिला के अध्यक्ष राजा माजरा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए करनाल जिला के अध्यक्ष राणा साहब, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई युद्धवीर राणा जी, अन्य पार्टी के प्रदेश जिला और हल्का स्तर के नेतागण, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक धूप सिंह राणा जी, वेदपाल राणा जी, जगदीश राणा जी, रूप सिंह राणा जी, रामदिया शर्मा जी, राम कुमार राणा जी, सुखविंदर राणा जी, जग्गी जी, रिशपाल राणा जी, धर्मपाल शर्मा जी, प्रेम शर्मा जी, हसन जी, श्याम राणा जी, पवन शर्मा जी, अनिल राणा जी, अन्य सभी अलग अलग समितियों के जिन्होंने मुझे अलग अलग चित्र देकर के सम्मानित किया, और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य पत्रकार साथियों, मेरे से पहले सारी बातें आपके सामने बहुत विस्तार से रखी गई। इस देश में और प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से भाजपा का राज है, और मोदी जी जब सत्ता में आए थे उससे पहले देश के लोगों के साथ बहुत बड़े वायदे किए थे। अब एक नया नारा दिया है। आज आप टेलीविज़न देखते हो, अखबार पढ़ते हो, टेलीफोन को जब ऑन करते हो तो लिखा हुआ आता है मोदी की गारंटी, और उसके साथ साथ 400 पार का भी नारा दिया कि अब की बार 400 पार। मोदी जी ने गारंटी की बात करी है, और केवल गारंटी की बात मोदी जी नहीं, भाजपा का हर व्यक्ति कहता है मोदी की गारंटी जो है वो इस देश को आगे लेकर के जाएगी। ये साथियों समझने की जरूरत है। मोदी जी ने तो 2014 के अंदर भी 4 गारंटियां हमें दी थी, जिसकी वजह से ये सत्ता में आए थे। मोदी ने पहली गारंटी देश के आम आदमी को दी थी और कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया हुआ है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। हर व्यक्ति ने ये मान लिया था कि मोदी का राज बनेगा तो पैसा आ जाएगा, और पैसा आएगा और हमारे खाते में अगर जमा हो गया
तो फिर हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी गारंटी दी थी। गारंटी फेल होगी कि नहीं होगी थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो गारंटी फेल हुई कि नहीं हुई? फेल होगी थी। मोदी ने दूसरी गारंटी दी थी किसान को कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। यह भी कहा था कि एमएसपी का कानून बना दूंगा। हमने विश्वास किया, भरोसा किया, जिता दिया, वोट दे दिए। ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, ना एमएसपी का कानून बना। फिर गारंटी दी थी पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को कि हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी लगाऊंगा। रोजगार भी दूंगा, नौकरी भी लगाऊंगा। 10 वर्ष में अब तक 20 करोड़ बच्चों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए था कि नहीं था? वो गारंटी भी फेल हो गई। बल्कि एक नया काम और कर दिया था। जहां हमारे बच्चे फौज में जाकर के कहीं अपना देश की सेवा करते थे और अपना रोजगार और नौकरी प्राप्त करते थे, इसने तो वो भी खत्म कर दी। उसको भी अग्निवीर के रूप में तब्दील कर दिया। अब कोई भी बच्चा जो है फौज में जाने को तैयार नहीं है। एक गारंटी दी थी महिलाओं को कि ये जो चूल्हा है जिस पे तुम खाना तैयार करते हो ईंधन से, इसको खत्म करूंगा और तुम्हें गैस के सिलेंडर मुफ्त में, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे करके चूल्हे से छुटकारा दिलाऊंगा। चारों में से एक भी गारंटी मोदी ने पूरी नहीं करी अपनी। पिछली चारों में से एक पूरी करी नहीं, नई गारंटी की बात करता है। अब नई क्या गारंटी है? मोदी की नई गारंटी है महंगाई बढ़ाओ। महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है इस राज्य में? इस बीजेपी ने थारी हालत ऐसी कर दी कि तुम बोल भी नहीं सकते, बोल के भी नहीं बता सकते। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार बढ़ाओ। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून व्यवस्था खत्म होगी। मोदी की गारंटी है नशा बढ़ाओ, अपराध बढ़ाओ। मोदी देश को कहीं 400 पार की बात कह करके देश का संविधान बदलना चाहता है। देश के अंदर रशिया जैसे हालात पैदा करना चाहता है। ये तो परमानेंट अपने आप को स्थापित करने के लिए 400 सीटें मांग रहा है। 400 मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 उम्मीदवार नहीं है। 10 में से 6 कांग्रेस से लेकर के आए हैं और कांग्रेस से भी ऐसे लेकर के आए हैं कि जो कल तक कांग्रेस में थे उन्हें अपने दफ्तर में ईडी को भेज करके बुलाते हैं, पटका पहना करके कहते हैं जा चुनाव लड़। दूर जाने की जरूरत नहीं। ये जो नवीन जिंदल मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी 2014 में जब कुरुक्षेत्र में जनसभा करने आए थे राजकुमार सैनी के पक्ष में, तब उन्होंने सभी में ये बात कही थी कि मैंने तिजोरी में पैसा देखा हुआ है, तिजोरी के अंदर मैंने आभूषण देखे हैं, सोना चांदी देखा है। लेकिन पहली तिजोरी ऐसी भी देखी है जिसके अंदर 40,000 करोड़ का कोयला है। जिंदल का कोयले की खदानों का काम था। इसके पास कोयले की माइनिंग है और मोदी का इसने 40,000 करोड़ का कोयले का गबन किया है। अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, एक एक पैसा वसूलूंगा और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। उस दिन चोर बता रहा था, जब सरकार बन गई तो उससे चंदा ले लिया और चंदा भी छोटा नहीं लिया, हजारों करोड़ के रूप में लेने का काम किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक चीज साफ होगी कि किस पार्टी ने कितना चंदा किस धन्ना सेठ से लेने का काम किया है। पहले लोग चंदा अपनी मर्जी से दे करके आते थे। हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि जब गांव के अंदर पार्टी का उम्मीदवार टिकट लेकर के जाता था तो गांव के लोग उसे
पैसा इकट्ठा करके देने का काम करते थे, उससे भी राजनीति चला करती थी। लेकिन इन्होंने तो राजनीति को व्यवसायीकरण कर दिया, इन्होंने तो राजनीति को कॉर्पोरेट हाउस बना दिया। इन्होंने तो जिस किसी से पैसा मांगा, जिस किसी ने नहीं दिया उसके घर पे ईडी भेज दी, और जिसने पैसा दे दिया ईडी वालों को कहा इसको छोड़ दो। इस नवीन जिंदल से भी पहले पैसा लिया और फिर इसको कहा कि तेरे को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसको बुलाया, बुला करके गले में पटका डाल दिया और कहने लगा जा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़, और ऐसा उम्मीदवार बना करके भेजा आपके बीच में जो 16 तारीख तक की छुट्टी मांग के गया विदेश में अपना कारोबार करने के लिए। नवीन जिंदल तो देश के उन 10 बड़े घरानों में से है जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। पिछले दिनों एक अखबार की खबर छपी थी कि कौन कौन सबसे धनाढ़ व्यक्ति इस देश के हैं। उन 10 में से एक नाम इसका भी था। इसके पास राजनीति करने की, सेवा करने की फुर्सत नहीं है, ये तो अपने धंधे में लगने वाला आदमी है। राजनीति इसने पहले 10 साल करी थी, इसीलिए छोड़ करके गया कि इसका बिजनेस खराब हो रहा था। जब ये चला गया, जब इसको बुलाया, जब इसको टिकट दिया, तो बीजेपी वालों ने एक मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन जो है, जानते हो ना वॉशिंग मशीन क्या होती है, जिसमें हम अपने कपड़े धोते हैं। और ये बीजेपी वाले बेईमानों को धोने का काम करते हैं। उसमें गंगाजल डाल रखे, उस मशीन में डाल दिया, इसको 35 मिनट रखा और बाहर निकाला। कहने लगे कोयला चोर कोहिनूर बन गया। क्या पहले कोयला चोर का था इसको, अगर वो चोर था, बेईमान था, डकैत था, तो फिर भाजपा उसको टिकट दे करके मान के चलो इस देश का विनाश करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। बड़ी हैरानी की बात है, चुनाव में मेरे सामने जो 2 कैंडिडेट है, दोनों का आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इन 10 वर्षों के अंदर अनेक तरह की दिक्कत और कठिनाइयां हमारे सामने आई है, अनेक आंदोलन हुए हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, तित्रम मोड़ के ऊपर आप लोग इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे कि आपकी जमीनों के जो सरकार एक्वायर कर रही थी इस हाईवे के लिए, पूरा रेट नहीं दिया जा रहा था। 12 गांव के लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे? कभी एक दिन भी नवीन जिंदल आया तुम्हारे बीच में? कभी देखा किसी ने नवीन जिंदल को वहां पे? अरे सुशील गुप्ता को ये आया कभी है? ये भी नहीं आया था कभी। और तुम्हारे लिए मैं आया था कि नहीं आया था? मैं विपक्ष का नेता था, सारे मेरे विधायक साथियों को लेकर के मैं तित्रम मोड़ पे पहुंचा था और वहां खुल करके आप लोगों को ये आश्वासन दे करके गया था कि विधानसभा का सत्र आएगा, तब तक विधानसभा का सत्र चलने नहीं दूंगा जब तक मुख्यमंत्री खड़ा होकर के ये नहीं कहेगा कि हम किसान को पूरा मुआवजा देंगे। और विधानसभा के सत्र में आपसे जो बात कह करके गया था, उसी तरह सरकार को घेरने का काम किया। न केवल आपके एक तित्रम मोड़ के मुआवजे की बात, हरियाणा प्रदेश में सरकार ने कहीं भी किसान की अनदेखी करने की कोशिश करी। चाहे वो आपका मामला था, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे 5 जातियों के आरक्षण का इशू था, हर जगह पे मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया। हर जगह पे जाकर के लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया। इन 10 वर्षों में ये दोनों लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, हर खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ था। ये गुप्ता 5 वर्ष राज्यसभा का मेंबर था दिल्ली से, कभी इसको एक दिन भी सुना किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ गलत हो रहा है? कभी राज्यसभा में बोला ही है?
एक दिन नहीं बोला, उसके ही लायदा। मेरे से पहले बोनी मान जी ने जैसे बताया, अब की बार कांग्रेस का तो उम्मीदवार भी नहीं है, और हमारा तो कांग्रेस के साथ भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अब जो चुनाव लड़ रहा है, आप पार्टी का जो उम्मीदवार बना करके भेजा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी भी आज आपको एसवाईएल का पानी ना मिले, ना पानी देने वाले लोगों के साथ खड़ी होगी। बड़ी हैरानी की बात है, कितना बड़ा स्वार्थ है राजनीति का इन लोगों का, कि दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर तो आप पार्टी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है, और पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रही है। पंजाब में कोई समझौता नहीं है, वहां अलग अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे, वहां एक दूसरे को गालियां देंगे, और यहां एक दूसरे के लिए जोड़ी करेंगे। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात है। यहां जो कांग्रेसी आज इनके लिए वोट मांग रहे हैं, पंजाब में जाकर के वो इनको कोसने का काम करेंगे, इनकी 100 कमियां और खामियां गिनाएंगे कि किस तरह से पंजाब को लूट रहे हैं आप पार्टी वाले। वहां जाकर के ये भी कहेंगे कि केजरीवाल जेल गया, ठीक हुआ है। हमारा एसवाईएल का फैसला मेरे से पहले माजरा साहब ने बताया कि 2004 में आ गया था, उसके बाद 2016 में फैसला आया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था केंद्र की सरकार को कि आप इनकी नहर का निर्माण कराओ और इनके हिस्से का, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दो। पानी थोड़ा नहीं है, 35 लाख फुट पानी है, मतलब 35 लाख एकड़ जमीन के अंदर सिंचाई हो, इतना पानी हमें पंजाब से एसवाईएल का मिलना है। उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम सब ने कहा था उनको जाकर के कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा का हिस्से का पानी लेकर के आओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन राजनीति करी, उसमें जानबूझ करके मामले को लटकाया, कोर्ट में उसको पेंडिंग करवाया। अब फिर दोबारा फैसला तुम्हारे हक में आ गया, और अब जो फैसला है उसमें तो एन क्लियर कट लिख दिया कि हर हालत में केंद्र की सरकार जो है किसी भी तरीके से नहर का निर्माण कराए, पानी लेकर के आए। वहां आप पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां पे मुख्यमंत्री है। उस भगवंत मान ने रेजुलेशन पास कर दिया कि हम एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इसीलिए तो केजरीवाल जेल में है, इसी वजह से जेल में है कि नहीं है। अकेला नहीं है, 4-5 मिनिस्टर और साथ ले गया, पहले एक एक करके भेजे, फिर खुद गया है, अभी और भी जाएंगे। वहीं उन्होंने अपने यहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो हमारे हिस्से का पानी रोक रखा है जिन लोगों ने, उन्होंने कैंडिडेट बना करके भेजा है कि इसको वोट दो, इसको जिताओ। वो जब आपके गांव में आए सुशील गुप्ता, तो उससे पूछना तो सही कि एसवाईएल का पानी कैसे मिलेगा हमें। अगर एसवाईएल का पानी हमें हमारा मिलता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा कैथल को, जींद को, हमारे इन 2 जिलों को होता है। उसका एक कारण है, हमारा जो भाखड़ा का पानी है, यमुना का जो पानी है, वो तो उधर जा रहा है, आपके फरीदाबाद, पलवल उस साइड में जा रहा है, सोनीपत में जा रहा है। लेकिन भाखड़ा का जो पानी है, वो पानी तो हमारे कैथल में, जींद में, हिसार में, सरसा में, भिवानी में, इन जिलों को मिलना है। हमारे हिस्से का पानी जो है आज पूरा हमें देने की बजाय उसको महेंद्रगढ़ में, रिवाड़ी में, उस इलाके में भी दिया जाता है, क्योंकि पीने के पानी की भी कमी आ गई। अगर एसवाईएल का पानी आएगा, वो अगर रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ को जाएगा, मेवात को जाएगा, गुड़गांव को जाएगा, तो फिर हमारे हिस्से का पानी हमें ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और पानी मिलेगा तो फिर मान के चलो सस्ती खेती होगी और भरपूर फसल होगी। आज वो लोग हमारे बीच में आकर के वोट मांगते हैं, कांग्रेस वाले उनके साथ आते हैं। उनसे भी पूछो कि इसका मतलब तुम भी नहीं चाहते कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाए। अपने हिस्से का पानी लेने के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे सबक? सारी बातें बताई, मन बहुत है, बहुत सारी बातें करने का, लेकिन समय का अभाव है। आगे भी और प्रोग्राम बने हुए हैं गांव के, वहां लेट हो जाएंगे। मेरी लड़ाई सीधी सी है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी?
अरे इन दोनों ने लड़ी क्या है? कभी देखे दोनों? ये दोनों पूंजीपति है। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे कि दो वर्ग है इस देश के अंदर, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। इनके पास लूट का माल है, ये दोनों लुटेरे हैं। और मैंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, किसानों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो विधानसभा थी, चाहे विधानसभा के बाहर का मामला था। मैंने हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया। अब समय आया कि ऐसे लोगों को सबक मिले और किसान की आवाज फिर लोकसभा में जाकर के गूंजे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि वोट डालने से पहले इस बात को जरूर विचार करके देखना कि सही मायने में तुम्हारा हितैषी कौन है, तुम्हारी बात को आगे कौन बढ़ा सकता है। और इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी, मेरे से पहले बताया था कि कैसे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब तक 2 राजपूत जो है प्रधानमंत्री बने इस देश के, और दोनों के दोनों चौधरी देवीलाल ने बनाए। चाहे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी और उसके बाद चाहे चंद्रशेखर जी को बनाने की बात थी, दोनों बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो आपका और हमारा तो वैसे भी एक रिश्ता है कि नहीं है? है तो निभा दोगे इस रिश्ते ने। और तुम्हें मोटे तौर पे और समझा दूं, बाणी और किसान के बीच की लड़ाई है कि नहीं है? तो देख लो किसको बाणियों की मदद करनी है, किसान की करनी है। बस तो यही बात है। क्या करोगे? ठीक है, बहुत धन्यवाद।